हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो देखिए, ये कोरोना है ना, इसमें आप लोग इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाइए आप लोग, है ना। क्योंकि इसमें घर से बाहर नहीं जाना है, घर में रहना है, मटेरियल मिल ही जा रहा है। तो आप लोग पढ़िए ठीक से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। सब पढ़ने वाला ठीक है? देखिए, हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं। दो जगह छोड़े हुए हैं, एक मेमोरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया, है ना। उसको सबसे लास्ट में देखा जाएगा। अभी आप लोग आज हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्ट्रक्चर से तो मालूम ही होगा आप लोगों को। ये स्ट्रक्चर्स तो आप लोग बनाए हुए हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अब इसमें ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मालूम होगा। ये स्ट्रक्चर भी मालूम होगा आप लोगों को। ठीक है। ये है यूटिरस, इंडोमेट्रियम, ना, वेजाइना, सर्विक। ये जो इसके लगभग पैरेलल रहता है ना, इसको हम लोग कहते हैं इस्थमस। ये जो फोल्डेड है एम्पुला, और ये इन्फंडिबुलम, है ना। और ये तो आप लोगों को मालूम है कि ओवरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब कुछ लिखेंगे, है ना। उसमें बताएंगे हम कि कॉपुलेशन के बाद लगभग 300 स्पर्म्स, 300 नहीं, 3 मिलियन स्पर्म्स, है ना, उस सीमेन के साथ उस सर्विक को क्रॉस करते हैं, यूट्रस में पहुंचते हैं, और फिर ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब में वो एम्पुला के पास पहुंचते हैं, ठीक है। और ये जो ओवरी है, इसमें से जब ओव्यूलेशन होगा, एक बाहर निकलेगा, तो वो भी एम्पुला के पास, एम्पुला में पहुंच जाता है। इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। समझ बात आ गई होगी। इसको हम लिखेंगे अभी, है ना। तो फर्टिलाइजेशन
is the fusion of a sperm with an ovum, एक ओवम से, एक से, है ना, स्पर्म का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आफ्टर कॉपुलेशन के बाद ना अबाउट 300 मिलियंस sperms enters into जाए ना, हो गई बात। अब हम लोग देखेंगे, है ना, स्पर्म्स क्रॉस द सर्विक, ना, एंड यूटेरस and reaches into फैलोपियन ट्यूब। याद है ना सबको, फैलोपियन ट्यूब कहा जाएगा इसको, है ना, फैलोपियन ट्यूब में वो प्रवेश करते हैं, है ना। अब जरा एक के बारे में देखा गया, आफ्टर ओव्यूलेशन एन एग ओवम, एक्चुअली अभी है ये सेकेंडरी oocyte, है ना, enters into फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में वो इन करता है, प्रवेश करता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखें, एट द जंक्शन ऑफ isthmus and ampulla fertilization takes place। ठीक है ना, ये एम्पुला है, इस्थमस है, सपोज कीजिए कि ये जंक्शन है इसका, है ना, तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात, फॉर फर्टिलाइजेशन it is important that both sperms and egg should be transported simultaneously है ना। कोपुलेशन के बाद वेजिना में लगभग, है ना, 300 मिलियन से स्पर्म प्रवेश करते हैं और इसके बाद वो तेजी से सर्विक को क्रॉस करते हैं,
यूट्रस में पहुंचते हैं और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। ओव्यूलेशन के बाद एग भी वही काम करता है ना, वो भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। ठीक है, तो एग एक्चुअली अभी क्या है, वो सेकेंडरी oocyte है और इस्थमस तथा एम्पुला के जंक्शन पर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और अब इस तरह एक और इम्पोर्टेंट बात, जब तक मतलब कि स्पर्म और एग एक ही साथ नहीं ट्रांसपोर्ट होंगे, नहीं पहुंचेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगी कैसे, है ना। हार्डली 24 आवर्स में एग जो है ना वो डिजनरेट करने लगता है और स्पर्म भी इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट भी हम लोगों को इसको देखना है ना, तो अब इसको हम फिर मिटाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को नोट भी ना प्रोवाइड करना है, इसे लिखना पड़ता है सबको, इसे टाइम ज़्यादा लग जाता है, बड़ा हो जाता है वीडियो। अब दूसरी चीज़ देखनी है हम लोगों को, है ना, इवेंट्स। इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो हम लोग को अब देखना है। 3 भागों में इसको बांटेंगे हम लोग। पहला है कैपिसिटेशन, है ना। ये जो स्पर्म है ना, इसके ऊपर से कवर लगा रहता है, आप लोग पढ़े हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर, है ना, कम से कम एक्रोसोम तो ढका ही रहता है। ठीक है ना, तो जब ये जेनाइटल ट्रैक से, ये जेनाइटल ट्रैक है, जब इससे पास करता है ना, तब उसका कवर जो है ना डिजॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह यही चीज़ इसको, और अब स्पर्म एक्टिव हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटेशन। फैन स्पर्म्स pass through genital tract, है ना, cover of sperms, especially of acrosome is removed, वो रिमूव हो जाता है, और तब स्पर्म्स बिकम एक्टिव, और स्पर्म्स एक्टिव हो जाते हैं, है ना, कॉल्ड कैपेसिटी होता है, कैपेसिटेशन, और इसी को हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं। याद होगा, जब स्पर्म यहाँ से पास करेगा तो स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसका कम से कम एक्रोसोम का जो कवर है ना वो डिजॉल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है,
आप लोगों को बहुत बात नहीं बताई जा रही, इसमें जो मिलियंस ऑफ जो स्पर्म जो ट्रेवल करेंगे ना इसमें, तो इसका इपिथेलियल लाइनिंग जो होता है ना, बहुत सारा उसमें WBC रहता है। बहुत सारे स्पर्म को तो मिलियंस में तो वो खा जाता है, बहुत कम ही हैं जो इन करते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना। तो ये कैपेसिटेशन हो गया। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ हमको अब एक का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिएगा ये NCERT में बहुत कम दिया है इसको, लेकिन इसका क्वेश्चन कहीं कहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में दिखाई दे देता है। है ना। ये है एक और चीज़ बाद में थोड़ा बनाएंगे इसमें। ये है सेकेंडरी ओसाइट, हो गया। ये है पेरीविटाइन स्पेस, है ना। और ये है जोना पिलुसिडा। ये है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हो गई बात। अब आप लोगों को मालूम है इसके ऊपर से लगा रहेगा कोरोना रेडिएटर। ये कोरोना रेडिएटर का सेल्स हैं। ये रहे सब। कोरोना रेडिएटर का सेल्स हैं ये। इर्रेगुलर शेप के होते हैं। ये हो गया सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही स्पर्म इस ए के कांटेक्ट में आता है ना, स्पर्म लाइसिन सीक्रेट कर देता है। वो कहाँ पाया जाता है? एक्रोसोम में। एक्रोसोम तो फ्री हो गया है, कवर हट गया है उसका, है ना। और इतना पहले हमको लिख लेने दीजिए, है ना। व्हेन sperm come in contact of an egg, एक्चुअली ये सेकेंडरी ओसाइट है। अभी याद है ना, मेटाफेज स्टेज में ये स्टक कर गया था, रुका हुआ था, है ना। एक्रोसोम secretes sperm lysine
एस्पर्म लाइसिन, यहाँ पर ई रहेगा लास्ट में, है ना, एस्पर्म लाइसिन सिक्रीट कर देता है। ठीक है, व्हिच इज, या अभी आगे लिखने दीजिए, एस्पर्म लाइसिन consist of 3 types of enzymes, 3 प्रकार के एंजाइम से वो बना होता है। कौन कौन से एंजाइम्स हैं? हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या करता है? ये सेपरेट्स द कोरोना रेडिएटा सेल्स, ये कोरोना रेडिएटर सेल को ये एंजाइम, है ना, सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है। दूसरा है कोरोना रेडिएटर पेनेट्रेटिंग एंजाइम, इसको पेनेट्रेट करने वाला दूसरा एंजाइम है ना, वो क्या करता है? dissolves the कोरोना रेडिएटर सेल्स, ये कोरोना रेडिएटर सेल्स है उसको वो डिजॉल्व कर देगा। ठीक है ना। और तीसरा है जोना पिलुसिडा लाइसिन में, यहाँ देखिएगा ई नहीं रहेगा, लाइसिन है ना, dissolves the zona pellucida layer at the contact, यहाँ कांटेक्ट में रहेगा, एस्पर्म यहाँ पर कांटेक्ट में है तो उसको वहाँ पर वो डिजॉल्व कर देगा। एक्रोसोमल रिएक्शन में बता रहे हैं ना, फिगर बना रहे हैं अभी। एस्पर्म कम इन कांटेक्ट, जैसे ही एस्पर्म इस एक के कांटेक्ट में आएगा एस्पर्म लाइसिन सीक्रेट कर देगा, जो 3 प्रकार के एंजाइम से बना हुआ है ना। पहला है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ये कोरोना सेल को सेपरेट कर देगा। रेडिएटर है ना, जो कोरोना सेल को है ना डिजॉल्व कर देगा, जहाँ कांटेक्ट है वहीं पर। और जोना पिलुसिडा लेयर है ना, जोना पिलुसिडा लाइसिन, ये जोना पिलुसिडा लेयर को जहाँ कांटेक्ट है वहाँ पर वो डिजॉल्व करेगा। इसका एक फिगर हमको बना लेने दीजिए। ये लेयर है जोना पिलुसिडा का, है ना। इसके नीचे यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये पेरिफेरल लाइन स्पेस हो गया, ये बीच में है, ये हो गया जोना पिलुसिडा
ये हो जाएगा विटिलाइन स्पेस, और ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीन समझ में आ गया। अब देखिए स्पर्म जो है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा कि वो रेडिएटर, कोरोना रेडिएटर सेल को तोड़ दिया और जोना पिलुसिडा लेयर को, है ना, तोड़कर, है ना, यहाँ पर कुछ बना दीजिए। जहाँ कांटेक्ट है वहीं तोड़ेगा वो, है ना। यहाँ पर कुछ कोरोना रेडिएटर सेल्स हैं ये, है ना, और यहाँ पर स्पर्म, यहाँ पर आप डिजॉल्व कीजिए इसको। स्पर्म इन कर रहा है। ठीक है ना। तो स्पर्म इस तरह इन कर जाता है ना। अब इसके बाद क्या होता है ना, वो हम लोग देखें। ये जोना पिलुसिडा लेयर, है ना। अब क्या करेगा ये स्पर्म, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, वो एक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा, है ना। और अब अपना जो न्यूक्लियस है इसमें, है ना, उस न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस को रिलीज कर देगा। ये है सेकेंडरी oocyte, अपना न्यूक्लियस को वो रिलीज कर देगा। ठीक है ना। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में हम लोग देखे थे, है ना, ये 3 लेयर है। अब इसमें आगे हम लोग लिखेंगे, है ना, कि स्पर्म enters into the secondary oocyte। इस तरह स्पर्म जो है ना, वो सेकेंडरी oocyte में प्रवेश करता है, सबको तोड़ कर। ठीक है ना। और अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन of sperm fuses with plasma membrane of secondary oocyte। Now sperm releases the न्यूक्लियस, और इस तरह न्यूक्लियस को वो रिलीज करता है। समझ बात आ रही है। बता रहे हैं कि जैसे ही स्पर्म
इस एक के कांटेक्ट में आएगा, स्पर्म लाइसिन सिक्रेट कर देगा। 3 एंजाइम है इसमें, तीनों एंजाइम मिलकर पिलोसीडा लेयर तक जहाँ कांटेक्ट है वहीं पर तोड़ेगा उसको। तोड़ने के बाद जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म का और सेकेंडरी oocyte का फ्यूज करेगा और इस तरह न्यूक्लियस जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो फिर अब हम इसको मिटाएंगे। यहाँ तो समझ में आ रहा होगा, जो ना पिलोसिडो लेयर को तोड़ दिया, कोरोना लेयर को तोड़कर। और इस तरह एक बात यहाँ पर और जान लीजिए, है ना, ये ओनली हेड ऑफ स्पर्म enters into egg। सिर्फ स्पर्म का हेड ही इन करता है इसमें, है ना। रेस्ट पार्ट, बाकी जो भाग हैं रेस्ट पार्ट, जैसे अब मिडिल पीस और टेल कट ऑफ, वो कट जाते हैं, है ना, रिमेन आउटसाइड, और वो बाहर रह जाते हैं। ये सब पोर्शन जो है ना अब धीरे से कट जाएगा, ये सब बाहर रह जाएगा, है ना। और हेड का में जो न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी oocyte में रिलीज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। ये 3 जो एंजाइम है वो इम्पोर्टेंट है। तीनों एंजाइम जो है ना इस लेयर को तोड़ दिया, है ना, इसको डिजोल्व किया, है ना। पहले एक सेपरेट किया, दूसरा इसको डिजोल्व किया, तब पिलोसीडा लेयर को डिजोल्व किया, है ना। और इस तरह स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये विटिलाइन मेम्ब्रेन का प्लाज्मा, विटिलाइन मेम्ब्रेन के जो नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको वो डिजोल्व कर देता है, उससे कांटेक्ट में आता है और स्पर्म का न्यूक्लियस निकल जाएगा। रेस्ट पार्ट जो है ना मिडिल पीस और टेल, उसका रीजन बाहर ही रह जाता है, सिर्फ वही इन करता है। यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी। अब जो है ना हम लोगों को कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। हम लोग अब इसका एक और पार्ट देखेंगे, है ना, वो है कॉर्टिकल रिएक्शन। हम इसको मिटाएंगे अब। कॉर्टिकल रिएक्शन, तीसरा पार्ट है इसका, है ना, कॉर्टिकल रिएक्शन, है ना। अब इसको समझ लीजिए। पहले ये जो प्लाज्मा है ना, जस्ट इसके नीचे बहुत सारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें एंजाइम्स भरे रहते हैं। समझ बात आ गई। ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जिसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ये एक स्पर्म इन करेगा इसमें, है ना, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे, है ना।
ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है ना, वो ये याद है आप लोगों को, पेरीविटलाइन स्पेस है, ये है पेरीविटलाइन स्पेस, इसमें आ जाएगा। और ये जो है ना क्या करेगा, हार्डन द पिलूसिडा लेयर, और इस तरह इस लेयर को है ना मजबूत कर देगा, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन। और जब ये लेयर मजबूत हो जाएगा तो अब दूसरा कोई भी स्पर्म इसमें इन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखें इसको, कॉर्टिकल granules are present just inside the plasma membrane of सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और ग्रेन्यूल्स फ्यूजेज विथ plasma membrane and release enzymes, हो गया ना, एंजाइम्स रिलीज करता है, which harden मजबूत कर देता है ना, the जोना पिलूसिडा, जोना पिलूसिडा को मजबूत कर देता है। क्या फायदा हुआ इससे, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स इनटू द सेकेंडरी oocyte। और इस तरह जब ये मजबूत हो जाएगा है ना, तो दूसरे स्पर्म इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। कॉर्टिकल एंजाइम्स हो गया। और मेन बात है ना, उसको देखें हम लोग। फाइनल स्टेप अप है ना, इन द सेकेंडरी oocyte meiosis second takes place, which results into the formation of, which forms का लिखिए, which forms an ovum, forms an large ovum and a small polar body, और एक छोटा पोलर बॉडी का फॉर्मेशन वो कर लेता है, ठीक है ना। अब न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म
is called male pronucleus and that of egg pro female प्रोन्यूक्लियस है ना। अब जो मेल न्यूक्लियस है उसको हम लोग कहेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस, और फीमेल एग है, एग का जो न्यूक्लियस है फीमेल प्रोन्यूक्लियस है ना। बोथ प्रोन्यूक्लियस फ्यूज्ड टू फॉर्म जाइगोट, दोनों फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। द फीमेल नाउ कॉल्ड प्रेग्नेंट, और अब फीमेल को हम लोग प्रेग्नेंट कहेंगे। जब तक देखिए, जब तक मेल न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte में प्रवेश नहीं करेगा तब तक मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है ना, वो डिवाइड करेगा, एक छोटा पोलर बॉडी बनाएगा और बड़ा एक एग बना लेगा। दोनों फ्यूज करेंगे। अब ये स्पर्म न्यूक्लियस हो गया, एग हो गया, वो फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद जाइगोट बन जाएगा। और इस तरह अब हम लोग फीमेल को कहेंगे कि फीमेल प्रेग्नेंट है। ठीक है, एक और थ्योरी है इसमें है ना, उस थ्योरी को भी, इतना तो आप लोगों को हो जाएगा है ना। अब ठहरिए थोड़ा सा, एक और थ्योरी है इसमें है ना, लेकिन उसका खोज जो है ना सी अर्चिन में हुआ था, ये तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमको एक और थ्योरी के बारे में बताने दीजिए। F.R. लिली, ये एक थ्योरी दिया है ना, इसको फर्टिलाइजेशन थ्योरी कहा जाता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसे खाली जान लीजिए कि हाँ कहीं दिखाई देता है ना। इसका कहना यह है कि एग जो होता है ना, एग सिक्रीट्स फर्टिलिजिन ए ग्लाइकोप्रोटीन। एक जो है ना फर्टिलिजिन एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक तो है, फर्टिलिजिन केमिकल प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लूकोज और प्रोटीन का बना होता है। स्पर्म सिक्रेट्स एंटी फर्टिलिजिन ये केमिकल है जो एसिडिक एमिनो एसिड्स हैं, है ना। अब एग रिकॉग्नाइज पहचानता है ना, द एंटी फर्टिलिजिन है ना,
and allows the sperm to stick। एक का जो मेम्ब्रेन है ना उस पर होता है फर्टिलाइजिन, ग्लाइकोप्रोटीन है वो। स्पर्म जो है ना वो सीक्रेट करता है एंटी फर्टिलाइजिन जो एमिनो एसिड्स है। अब एक जो है ना वो एंटी फर्टिलाइजिन को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान लेगा कि हाँ ठीक है ये, तब अलाउ करेगा स्पर्म को उससे सटने के लिए। ठीक है, तो ये है फर्टिलाइजेशन थ्योरी एक अलग से, है ना। तो इस तरह हम लोग इसको अब ख़त्म कर लिए फर्टिलाइजेशन। अब एम्ब्रायोजेनेसिस देखना है हम लोगों को, है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइम एम्ब्रायोजेनेसिस देखेंगे। जल्दी जल्दी ख़त्म हो, हम लोग जल्दी शुरू करें। और मैक्सिमम चांस है कि 1 सितंबर को, है ना, कोचिंग खुले भी, है ना, सब कोचिंग खुलेगा तो फिर उसमें और सब देखा जाएगा, है ना। आप लोगों को घर से बाहर निकलना नहीं है तो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में आप लोग यूटिलाइज कीजिए, इसको अवसर में बदल दीजिए। ये जो महामारी है इसको अवसर में बदलिए, दिन रात भिड़े रहिए, पढ़िए, सब ठीक कीजिए। मैटर मिल ही जा रहा है आप लोगों को, है ना। ठीक कीजिए, ठीक है तब।